वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो से हम अपने चैप्टर थर्ड क्लास 9th के चैप्टर थर्ड यानी कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड्स ज्योमेट्री को हमें क्यों पढ़ना है पहले ये हमें जानना होगा। बेसिकली हमें आगे चल के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है। हमें जानना है कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सकीसा एंड ऑल अदर थिंग्स। तो हमें सिर्फ बेसिकली आप समझे तो आपको लाइन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ना है। तो उससे पहले आपको मेंसुरेशन भी उसके साथ पढ़ना है। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें लाइन के बारे में पता होनी चाहिए, पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, रे के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने पढ़ते हुए आए हैं आप, लेकिन उसमें कुछ एडवांस चीज़ें होंगी। ठीक है। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक्सियम होगा, पोस्टुलेट होगा, थ्योरम्स होंगे, स्टेटमेंट, इन सब के डेफिनेशंस होते हैं। और इनमें कुछ एक्सियम्स हैं जो आपको याद करने होंगे नंबरिंग के साथ, कुछ पोस्टुलेट भी हैं होंगे जिसको आपको याद करने होंगे। और इससे आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो वो उस नंबरिंग के बोलेगा, जैसे कि फलाना क्वेश्चन है और एक्सियम 1 के यूज करके इसको बनाइए। तो एक्सियम 1 आप कोई और दूसरा नहीं ले सकते हो, जो फर्स्ट नंबर एक्सियम है आप उसी को ले सकते हो। ओके। तो आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बस 3-4 एक्सियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट है, वो आपको याद होने चाहिए। आप ये चैप्टर बिल्कुल क्रैक कर दोगे। क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है वो एक यूक्लिड्स हुआ करते थे, उनके द्वारा शुरू हुआ। और वो उनकी जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है उसको बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से हम जानते हैं। और ये बेसिकली चर्चा होती है प्लेन फिगर्स, यानी कि ऐसी फिगर, ऐसा 3D फिगर होता है प्लेन, जिस पे हर चीज़ टिका हुआ है। समझ सकते हो आप, जिस जगह पे आप बैठे हो या फिर जिस जगह पे आप खड़े हो, वहाँ वो जो ग्राउंड है वो क्या है, एक प्लेन है, उस पर आप बने हुए हो, एक 3D। क्लियर है। आगे और मिलेगा हमें। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सियम। एक्सियम कुछ ऐसा है, ये बोलता है कि भैया तुम हमको जान लो लेकिन पूछो नहीं कि हम कैसे, क्यों, हम कोई प्रूफ नहीं देंगे। मतलब ये कि ये फैक्ट है। पहला बात ये कि एक्सियम्स जो है वो फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। दूसरा बात ये नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं होता है इसका, नो प्रूफ। ये बोलता है कि भैया आप मुझे प्रूफ नहीं कर सकते हो। ठीक है। और थर्ड, फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब कि भैया जो एक्सियम्स होंगे वो फॉर ग्रांटेड है। कोई ऐसा है कि बोले नहीं नहीं ये गलत है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो वो है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर कोई स्टेटमेंट है एक्सियम का तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, वो बिल्कुल वैसा ही है और आपको लेना ही पड़ेगा उसको। ओके। तो फैक्ट्स होती हैं, तो ट्रू फैक्ट होती हैं, यानी सच्चाई होती है, सत्य होता है। आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो और ये फॉर ग्रांटेड है, यानी कि आप वो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। जैसे कि आप बचपन से बोलना सीखे तो कोई बोले कि बोलते कैसे हैं, प्रूफ दिखाओ, या फिर बोलना शुरू कैसे कि इसका प्रूफ दिखाओ, तो आप प्रूफ नहीं दिखा सकते हो। तो ऐसे ये बेसिक चीज़ है, बेसिक फैक्ट है जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ओके। इसके बाद जो आता है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट किसको कहते हैं? तो बेसिकली a sentence which can be true or false। स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्लियर है? तो अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। अब इसे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं बोलता हूं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने एक लिख दिया, इसको आप और अच्छे से देखो।
क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं सर? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सारे एंगल्स का सम होता है वो सर 360 डिग्री होता है, और आपने लिखा है 180 डिग्री, तो ये बाबू नहीं है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और वहीं अब हम क्वाड्रिलेटरल को हटा के अगर ट्राइंगल कर दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके चांसेस है कि ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, डिपेंड करता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस इसमें दिए गए हैं, जो भी आपकी चीज़ें दी गई हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? यानी कि स्टेटमेंट हम किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम या तो गलत या तो सही दोनों साबित कर सकते हैं। दोनों नहीं, मतलब कोई एक ही होगा साबित, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। क्लियर है? द थर्ड वन बहुत ही आसान है, आप इसको पहले नोट करो। क्या है हमारा थर्ड? वो है थ्योरम। भैया ये तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं। आपने पहला देखा एक्सियम, दूसरा देखा आपने स्टेटमेंट, थर्ड क्या है, थ्योरम। थ्योरम जो है ये कुछ और नहीं है, स्टेटमेंट्स जिसको आप सही या गलत साबित कर सकते हो, तो उसको आपको गलत और साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है हमारा थ्योरम। यूज्ड टू used to satisfy the statement। क्या है बाबू? थ्योरम यूज्ड टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। क्या? देखिए थ्योरम क्या है, यूज टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट टू बी ट्रू और फॉल्स। थ्योरम वो जरिया है जिसके द्वारा हम स्टेटमेंट को या तो सही या तो गलत बता सकते हैं। क्लियर है? और द फोर्थ वन इज कोरोलरी। ये तो आप नॉर्मली भी देखते होंगे कि जब भी कोई थ्योरम देता है उसके नीचे एक लिखता है कोरोलरी और एक स्टेटमेंट लिख देता है। समझ में आ रहा? जैसे कि अगर एक थ्योरम है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो नीचे कोरोलरी रहता है। क्या कोरोलरी में ये रहेगा, इफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ इनक्लोज्ड फिगर इज 1 डिग्री देन दैट विल बी अ ट्रायंगल। ऐसे कोरोलरी बहुत सारे बनते हैं। तो कोरोलरी क्या है कि तो कोरोलरी क्या है, स्टेटमेंट डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, यानी कि कोई थ्योरम दिया है आप उसको प्रूफ किए, उसके नीचे एक कोरोलरी देगा, एक स्टेटमेंट देगा, यानी कि वो जो कोरोलरी है उसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आप कह लो या उसका वाइस वर्सा कह लो, ऐसा कुछ होता है। जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए अब हम मेन अपने फोकस करते हैं दो चीज़ों पे, वो होता है एक्सियम और पोस्टुलेट। तो अब एक्सियम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। नाउ द एक्सियम्स, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम है बाबू और सेकंड एग्जाम मैंने लिख रखा है। फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कि आप कोई भी पॉइंट लो और कोई भी पॉइंट लो, इसके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा?
आपने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट को आपने मिटा दिया, ठीक है, और आपसे कोई बोले कि यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से इधर भी ड्रॉ करना होगा तो आप कर सकते हो, यहाँ करना होगा यहाँ कर सकते हो, यहाँ करना होगा आप यहाँ कर सकते हो। मतलब कि आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे इजीली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? किसी भी एक पॉइंट से आप किसी अदर पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कोई बोलेगा जैसे कि भैया ये एक पॉइंट है और मैं एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, आप ज़रा इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे लो मैंने ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा? फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा वहाँ तो कर दिया, यहाँ करके दिखाओ, तो सिंपली आप ऐसे दिखा दो। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट जो एग्जाम है बहुत ही आसान है और ऑब्वियस भी है सर। अब इसका क्या प्रूफ हो सकता है? कोई प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा? सेकेंड जो है वो है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड ये वर्ड आपने पढ़ा था रियल नंबर्स में, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटेड का मतलब वहीं से कनेक्शन है, वो टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। तो मान के चलो कि एक लाइन है ए बी, ओके, ए और बी दो पॉइंट्स पे इसके बने हुए एक लाइन है, ये रुक चुका है। अब कोई बोलता है भैया कि क्या हम इस लाइन को और बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपको लिखना होगा बस इतना, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंडिंग पॉइंट बी टू फर्दर और एक्सटेंडिंग लाइन ए बी टू फर्दर। उसके बाद आप इजीली इसको एक्सटेंड करके जितना दूर ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। इधर भी आप कर सकते हो, जिधर भी चाहो आप एक्सटेंड कर सकते हो। समझ में आ रहा? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जहाँ पे भी क्लियर है बात, समझ में आ रहा? यानी कि कोई भी लाइन है आप उसको जब वो टर्मिनेट करके, जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल देखिए, आप मान के चलिए कि आपको फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हो और उसमें आपको ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ गई, एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ गई और वो ट्रायंगल में से फॉर्मूला तभी प्रूफ होगा जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे। तो आप देख रहे हो कि भैया ये जो ट्रायंगल बना है सब साइड्स टर्मिनेट कर चुका है, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे रुक गया, ये फिर बी इधर गया, यहाँ से ये वाला लाइन रुक गया, ये भी ऐसे ही रुक गया। समझ में आ रहा? तो अगर आप कोई बोले कि एक्सटेंड करो तो आप सिर्फ लिखना है एक्सटेंडिंग पॉइंट बी टू फर्दर या फिर एक्सटेंडिंग पॉइंट बी टू ई, किसी भी पॉइंट पे, और फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब कि एक रुका हुआ लाइन को आप दोनों दिशाओं में, लेफ्ट राइट दोनों दिशाओं में इक्वली आप उसको फैला सकते हो। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। दोनों पॉइंट को आप नोट करो और एकदम अच्छे से याद रखो इसको, ओके। सी जो हमारा थर्ड एक्सियम है वो क्या है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका मतलब क्या है सर? कि सर कोई भी सर्कल यानी कि कोई भी एक गोला हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक सेंटर को लेकर के, किसी भी एक रेडियस से। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, कोई बोले सर्कल ड्रॉ करो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो भैया लो इसका सेंटर। आप जब कभी बनाओगे तो आप जब यूज करोगे अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो ज़्यादा सही बनेंगे। तो बेसिकली आपको कोई बोलेगा कि भैया लो इसका एक सर्कल बना दो, तो यह बन गया। कोई भी एक लो सेंटर पॉइंट लो, वो एक सेंटर कहलाएगा, उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ड्रॉ कर सकते हो? कोई भी एक सेंटर से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जो दूसरी बात है वो क्या है? रेडियस। बोल रहा भैया कि छोटा रेडियस लो तब भी काम चलेगा, बड़ा रेडियस लो तब भी काम चलेगा, उससे भी बड़ा लो तब भी काम चलेगा, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में आई? यानी कि आपके पास कितना भी छोटा रेडियस हो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
जितना भी बड़ा ड्रॉ करना है बड़ा कर सकते हो। तो आप किसी भी लेंथ का कोई भी साइज का रेडियस आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके यूज करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास अगर एक सेंटर प्रोवाइडेड है तो आप उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बाबू सिर्फ यहीं एक मान चलो कि ये एक पॉइंट है, इसका सर्कल ये हुआ, इसका सेंटर यहीं हुआ, इसका भी सेंटर यहीं हुआ। बात समझ में आ रहा? तो कुछ ऐसी बात है। इसको बोलते हैं को सर्कल्स, जिनका सेंटर जो है वो एक ही है, को सेंट्रिक। मतलब 1 2 3 ये तीनों सर्कल्स हैं और उनका सेंटर एक ही है, जिनको को सेंट्रिक कहते हैं या फिर को सर्कल। तो आगे हम जानेंगे। बेसिकली एक सर्कल है जिसका एक ही सेंटर से आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि एक रेडियस है, आप उस कोई इतना भी लेंथ का वो रेडियस हो, आप एक सर्कल उससे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ एक्सियम जो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान, सबसे आसान, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बोलता है भैया कि जो धरती है ना, जो मिट्टी है, वो आप अमेरिका जाओगे तो भी वो मिट्टी कहलाता है, और इंडिया होगा तभी भी वो मिट्टी ही है। तो मिट्टी ही तो है भैया। यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है सर, बहुत ही आसान बात है। क्लियर है? समझ में आया? कोई भी बड़ा से बड़ा ड्रॉ करो, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे भी है 90 डिग्री, तो ये सारे जो बने हुए हैं आपको राइट एंगल्स, ये सब आपस में क्या है? इक्वल हैं। बेसिकली ये जानना है, साइज डजंट मैटर, एंगल मैटर्स। एंगल सबका इक्वल है, यानी कि सब राइट एंगल है और सब इक्वल हैं। क्लियर है? अब लास्ट हम लोग एक्सियम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर थोड़ा भी डाउट है बाबू, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको जरूर दूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट एक्सियम। Now see, the fifth post axiom is that, जो हमारा पांचवा एक्सियम है, पांचवा, वो क्या है? फॉर एवरी लाइन एल, यानी कि किसी भी लाइन एल के लिए, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, और एक पॉइंट भी है पी, नॉट लाइंग ऑन एल, यानी कि वो लाइन पे वो लाइन नहीं करता है, एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, उसके लिए एक लाइन एम एग्जिस्ट करेगा जो कि पी से पास करेगा और एल के पैरेलल होगा और वो यूनिक होगा। बहुत क्लियर नहीं हुआ? जरा देखो गौर से। बोलता है कि एक लाइन है और उस लाइन का नाम दे दिया है एल। क्लियर है? लाइन है तो दोनों तरफ तीर होता है। तो एक लाइन है एल, बोल रहा है कि एक पॉइंट है पी, लेकिन इसके आगे जस्ट लिख देता है नॉट लाइंग ऑन एल। एल पे पी लाइन नहीं कर रहा, तो कोई भी पॉइंट दे दो। अब बोलो, यहाँ दे दूँ? चलो यहाँ देता हूँ पी, यहाँ नहीं देता हूँ। ओके, तो बोलता है कि अगर एक पॉइंट है पी जो कि एल पे लाइन नहीं करता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, वहाँ पे एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करता है। यूनिक लाइन का मतलब कि सिंगल लाइन, एक लाइन, यानी कि यूनिक। कहीं कोई बोलता है कि ये लड़का तो यूनिक है, यानी कि वो पूरे लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर आपको कोई बहुत ही अलग लगता तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हो? सी इज़ यूनिक, और ही इज़ यूनिक, दैट इज़ यूनिक, इट इज़ यूनिक, कुछ भी आप बोलते हो। तो यूनिक का मतलब इकलौता, सबसे अलग। तो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, तो एक यूनिक लाइन होगा जो कि एम नाम से दिया गया है, जो पास करेगा पी से, वो लाइन पी से पास करेगा, ठीक है, और एल के पैरेलल होगा। यहाँ एक पॉइंट से, बाबू देखो पहले एक चीज जान लो, एक पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस को क्रॉस करा सकते हो, ठीक है। उसी तरह आप पी से भी बहुत सारे लाइंस को क्रॉस करा सकते थे, लेकिन उनमें मात्र एक लाइन होगा, वो होगा एम, जो कि एल के पैरेलल होगा। दूसरा लाइन अगर आप चाहोगे ड्रॉ करना, आप कितना भी ड्रॉ करोगे
तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर लेगा। समझ में आ रही है बात? समझो कुछ और एक बार, मान के चलो कि ये m हम नहीं लिखते हैं। अब इसमें तुमको जानना है, मान चलो ये पॉइंट P है, ठीक है, नाम उसको मिटा दो। इसके रिस्पेक्ट में आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, कोई नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन होगा, सिंगल, ओनली वन लाइन होगा जो कि L के पैरेलल होगा और वो P से पास करता होगा, और वो कौन सा होगा, M। याद रखना है कि किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से ओनली वन, मात्र एक लाइन होगा जो गुजरेगा, जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगा। बात समझ में आया? एक बार और अच्छे से समझो। क्या था सर? एक लाइन है L, एक पॉइंट है P जो कि L पे बिल्कुल नहीं है, नहीं है सर L पे, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पे भी लीजिए। उस P से सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा जो कि L के पैरेलल होगा, जो गिवन लाइन है L उसके पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट P से। समझ में आया? सिर्फ एक, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा 5th एक्सियम, और ये न्यूमेरिक वाइज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कोई प्रूफ करना होगा तो आप लिखोगे बाई यूजिंग फॉर द एक्सियम नंबर 5, एग्जाम नंबर 4, 3, 2 जो भी है। ओके, सो प्लीज़ इसको याद करो, और कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, इट रियली हेल्प अस, और हम और अच्छा करें इसके लिए हमें हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।